सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, सीरम विज्ञान एवं इलाइजा टेस्ट चैप्टर से आज पढ़ना क्या है, तो बार्समैन रिएक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, तो बार्समैन रिएक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो बार्समैन रिएक्शन टेस्ट किसको कहेंगे या कहाँ पर होगा, तो यह टेस्ट कॉम्प्लीमेंट स्थिरीकरण के सिद्धांत यह टेस्ट कहाँ पर, तो कॉम्प्लीमेंट स्थिरीकरण पर आधारित है। यह टेस्ट किसके आधारित है, किस पर, तो कॉम्प्लीमेंट पर आधारित है। तो WR परीक्षण सूजक और तपेदिक कैंसर, काली खांसी आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बार्समैन रिएक्शन टेस्ट का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, किस बीमारी में, तो इस टेस्ट का बीमारी में उपयोग किया जाएगा, किस में, तो कैंसर में। तो इस काली खांसी कैंसर रोग तपेदिक काली खांसी आदि के निर्माण के लिए किया जाता है किसका, तो बार्समैन रिएक्शन टेस्ट का किस बीमारी में ये टेस्ट किया जाएगा, तो सूजक, तपेदिक और काली खांसी के लिए किया जाएगा। इस बार्समैन टेस्ट का प्रयोग किस में किया जाएगा, तो ये तपेदिक में और काली खांसी बीमारी में ये जांच किया जाएगा। रिएक्शन टेस्ट बार्समैन टेस्ट किस बीमारी में किया जाएगा, तो ये जिसको काली खांसी की बीमारी होगा और क्या होगा, तो ये तपेदिक की बीमारी होगा। तो इस बीमारी से पीड़ित मानव को क्या करना चाहिए, तो ये एक बार्समैन रिएक्शन टेस्ट की जांच करके इसका पता लगाया जाएगा। तो ये बार्समैन टेस्ट की पता लगाया जा सकता है। तो जांच के लिए इसमें क्या होगा कि आवश्यक अभिकर्मक क्या क्या होंगे, तो आवश्यक अभिकर्मक होंगे कि इसके लिए निम्न अभिकर्मक रिजेंट की आवश्यकता होती है। और इसलिए आवश्यक रिजेंट की आवश्यकता होती है, किसका, तो रिजेंट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा कि आवश्यक रिजेंट की आवश्यकता होती है जांच के लिए। ये अभिकर्मक है, ये क्या है, रिजेंट, तो अभिकर्मक है। ये रिजेंट क्या है, तो अभिकर्मक है। तो इसलिए इसका ही उपयोग निम्न अभिकर्मक रिजेंट की आवश्यकता होती है। पहला नंबर क्या है, तो एंटीजन। पहला नंबर क्या है, तो एंटीजन होगा पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा, तो रोगी का सीरम। पहला नंबर में एंटीजन लिया जाएगा, दूसरा नंबर में क्या लिया जाएगा, तो रोगी का सेरम लिया जाएगा। रोगी का सेरम लिया जाएगा। इसमें बार्समैन टेस्ट में ये सभी लिया जाएगा क्या, तो ये आवश्यक अभिकर्मक होते हैं, केमिकल होते हैं। ये एंटीजन, रोगी का सीरम अब कॉम्प्लीमेंट होगा। तीसरा नंबर क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। और चौथा नंबर क्या होगा, तो एंटीसिप हीमोलाइसिन होगा। ये सभी क्या है, तो अभिकर्मक है। ये निम्न अभिकर्मक की रिजेंट की क्या होती है, तो ये बार्समैन रिएक्शन टेस्ट की जांच करने के लिए ये सभी रिजेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जांच होगा किसके द्वारा, तो एंटीजन और रोगी का सीरम, फिर क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट, और चौथा नंबर क्या है, तो एंटीसिप हेमोलाइसिन का प्रयोग किया जाएगा। तो एंटीजन का क्या काम करना पड़ेगा, तो एंटीजन का काम क्या होगा, तो एंटीजन का काम क्या होगा, तो बैल के हृदय पेशी से किससे एंटीजन लिया जाता है, तो बैल के हृदय पेशी के लिया जाएगा। ये एंटीजन किससे प्राप्त होगा, तो बैल के हृदय से होगा। बैल के हृदय पेशी से ये एंटीजन प्राप्त होता है।
ये बैल के हृदय से। और कोलेस्ट्रॉल की भाग में ये मिलेगा कहाँ पर, तो बैल के हृदय से एंटीजन प्राप्त किया जाएगा। तो ये एंटीजन बैल के हृदय पेशी का कोलेस्ट्रॉल संशोधित एल्कोहल युक्त स्वाद जिसमें एंटीजन होता है, और बैल के कोलेस्ट्रॉल एल्कोहल युक्त सत्व जिसमें क्या होगा, तो ये एंटीजन प्राप्त होगा बैल के कोलेस्ट्रॉल वाले हृदय वाले भाग से ये होगा। तो एंटीजन बैल से ही प्राप्त किया जाता है। अब रोगी का सीरम दूसरा नंबर क्या है, तो ये रोगी का सीरम किससे होगा, तो ये रोगी का सीरम कैसे लिया जाएगा, ये रोगी का सीरम होगा। ये रोगी का सीरम किससे लिया जाएगा, तो रोगी का सीरम उपलब्ध करने के लिए 5 मिली रोगी को रक्त का एक स्टेरलाइज टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। और क्या होगा, तो रोगी का सीरम दूसरा नंबर रोगी का सीरम है, तो रोगी के सीरम में क्या किया जाएगा, तो 5 ml रोगी से रक्त लिया जाएगा और कहाँ पर डाला जाएगा, तो स्टेरलाइज टेस्ट ट्यूब पर। 5 ml रोगी को क्या किया जाएगा, तो ये 5 मिली का सीरम उपलब्ध करने के लिए 5 मिली का रोगी को रक्त स्टेरलाइज टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। स्टेरलाइज किया हुआ टेस्ट ट्यूब होगा, ये क्या है, तो ये टेस्ट ट्यूब है। ये कौन टेस्ट ट्यूब है, तो स्टेरलाइज किया हुआ होता है, स्टेरलाइज टेस्ट ट्यूब है। तो इसमें रोगी का कितना ml डालना होगा ब्लड, तो 5 ml स्टेरलाइज किया हुआ टेस्ट ट्यूब में 5 ml क्या डालेंगे, तो रक्त डालेंगे, 5 ml ब्लड डालेंगे। 5 ml ब्लड इन वेन से 5 ml ब्लड डाला जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट रक्त में जमने के पश्चात जो सीरम अलग कर ले और रक्त में जो जमेगा उसको क्या करेंगे, तो ये रक्त है इसमें स्टेरलाइज टेस्ट ट्यूब में, तो ये रक्त इसमें डाला गया है। इसमें क्या है कि रक्त डाला हुआ है, तो ये ऊपर की ओर क्या होगा, तो प्लाज्मा, ऊपर जो है प्लाज्मा, नीचे की ओर जो बैठ जाएगा वह क्या होगा, तो ये सेरम होगा। नीचे वाला जो बैठा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, सेरम, और ऊपर वाला भाग क्या कहेगा, वाटरी पोजीशन। ये हो गया क्या, तो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा से ये हो गया नीचे सेरम, ऊपर क्या हो जाएगा, ये जमा हुआ भाग को ही सेरम कहते हैं। ऊपर वाला क्या होगा, तो वाटरी पोजीशन को क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। तो ये रोगी से लिया हुआ स्टेरलाइज किया हुआ टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, तो 5 ml ब्लड वेन से लेकर इसमें डाला। उसके बाद क्या किया, तो इसमें सेरम कैसे तैयार किया जाएगा, तो पहले इसमें 5 ml वेन से ब्लड लेकर डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो ये नीचे जम जाएगा, तो वह क्या होगा, सेरम, और ऊपर वाला भाग क्या होगा, प्लाज्मा, वाटरी पोजीशन होगा। तो ये इसके बाद क्या करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट को निष्क्रिय बनाने के लिए, और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट है, जो क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट को क्या करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट को निष्क्रिय बनाने के लिए सेरम को, कॉम्प्लीमेंट को निष्क्रिय बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको निष्क्रिय बनाने के लिए, इस कॉम्प्लीमेंट को निष्क्रिय बनाने के लिए क्या कर लेंगे, तो इसमें सेरम का 30 मिनट के लिए 56 डिग्री से तापमान पर गर्म करेंगे। और इसको कॉम्प्लेंट को बनाने के लिए, निष्क्रिय बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये 30 मिनट में ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको क्या करेंगे, तो गर्म करेंगे। ये क्या करेंगे, इसको गर्म करने पर, ये गर्म करने पर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, तो ये 15 मिनट में, कितने मिनट में, 30 मिनट के लिए 15 डिग्री से, 30 मिनट के लिए कितने डिग्री से, तो 30 मिनट के लिए 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे इसको, तापमान को 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, तो तापमान को गर्म कर लेंगे और देखेंगे। तो यही है रोगी का सीरम।
रोगी का सीरम कैसे बनाया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निष्क्रिय बना करके ये कैसे तैयार किया जाएगा। तो 30 मिनट के लिए 56 डिग्री तापमान पर गर्म करके रोगी का क्या किया जाएगा, तो निष्क्रिय तापमान निकाला जाएगा। किसके क्या करने पर, तो गर्म करने के बाद निकाला जाता है। तो इसी को रोगी का सीरम कहा जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट इसके लिए परीक्षण वाले दिन गिनी पिग के हृदय से रक्त खींचा जाता है। और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, तो दिन गिन कर, और इसका पेंग किससे खींचा जाएगा, तो हृदय की रक्त से। ये क्या है, तो ये क्या है, हृदय, ये हो गया हृदय। हृदय के रक्त से क्या हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला रक्त को क्या करेंगे, तो खींचा जाएगा। हृदय से रक्त को खींचा जाता है। इसी को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ये तीसरा नंबर क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या किया जाता है, तो हृदय से ही रक्त खींचा जाता है। तो इसको जमा कर इसका सीरम अलग कर लिया जाता है, और इस हृदय से जो रक्त लिया जाता है उसको क्या किया जाएगा, तो ये टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, तो इसमें जो ब्लड लेकर डाला है, हृदय से रक्त लेकर उसको क्या कर लेंगे, तो इसको जमा कर ये सीरम तैयार किया जाएगा। इसको जमा कर क्या तैयार किया जाएगा, सीरम। ऊपर वाला भाग वाटी पोजीशन निकल जाएगा। वाटी पोजीशन क्या होगा, निकल जाएगा। ऊपर वाले जो वाटी पोजीशन हो वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा होगा, और नीचे सीरम होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट में पिग के हृदय से रक्त खींच कर उसको जमा कर सीरम अलग कर लेंगे। जब तक इसको प्रयोग में लाया जाए, जब तक क्या होगा, ये सीरम जो नीचे बैठ गया है उसको क्या कर लेंगे, सीरम लेकर इसको प्रयोग में लाएंगे। ये सीरम को क्या कर लेंगे, तो प्रयोग में लाया जाएगा। ये सीरम है, ये क्या है, तो सीरम है। ये यहाँ पर वाटी पोजीशन करके यहाँ पर निकाल लिया गया है। जो सीरम जमा हुआ भाग है उसको निकाल लिया गया है, तो यही है सीरम। तो सीरम को निकाल कर जो रेफ्रिजरेटर को जमने वाले कक्ष के पास सुरक्षित रख देना चाहिए। और किसके पास इसको रख देना चाहिए, तो रेफ्रिजरेटर वाले मशीन पर रख देना चाहिए। क्या है, तो रेफ्रिजरेटर वाले मशीन, इस पर क्या होना चाहिए, तो ये सीरम को लेकर यहाँ पर रख देना चाहिए। तो ये रेफ्रिजरेटर पर रख देना चाहिए। 24 घंटे के दौरान इसका उपयोग हो जाना चाहिए। और इसका उपयोग कितने घंटे पर हो जाना चाहिए, तो 24 घंटे पर ही होना चाहिए। कितने पर, रेफ्रिजरेटर होने के बाद 24 घंटे पर ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यह सीरम खराब हो जाएगा और ये सीरम जमकर क्या हो जाएगी, तो एक गोला घटोला बन जाएगी। तो ये इसी को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जो कि कहाँ पर लिया जाएगा, तो मानव को हृदय से लिया जाएगा। और हृदय से किसको, तो उसको चूस कर निकाला जाएगा ब्लड, और भेन से 5 ml ब्लड लेकर, इसमें 5 ml हृदय की पेशी से लेकर ब्लड लेकर इसमें सीरम तैयार कर लेंगे। वाटी पोजीशन ऊपर हटा देंगे, जो जमा हुआ उसको सीरम को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में इस सीरम को डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये 24 घंटे के बाद इसको रेफ्रिजरेटर में देखेंगे ये सुरक्षित है या नहीं। तो इसको 24 घंटे तक ही उपयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, तो ये खराब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो ये गोल मटोल बनकर ये पूरा रक्त जमकर खराब हो जाएगा। तो इसका 24 घंटे का बाद उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट विधि से ये किया जाएगा। तो अब क्या है, तो एंटीसिप हीमोलाइसिन। एंटीसिप हेमोलाइसिन, ये चौथा नंबर में क्या पढ़ना है, एंटीसिप हेमोलाइसिन। तो एंटीसिप हेमोलाइसिन चौथा नंबर में क्या पढ़ना है, एंटीसिप हीमोलाइसिन के बारे में पढ़ना है। तो भी एंटीसिप हीमोलाइसिन किसको कहेंगे, इसमें क्या उपयोग किया जाएगा, तो इसमें एंटी हीमोलाइसिन का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, ये कहाँ पर होगा, इसके बारे में जानना है। तो एंटीसिप कहाँ पर होगा, तो एंटीसिप किस जानवर से प्रयोग किया जाता है, तो खरगोश से किया जाएगा। एंटीसिप किस जानवर से किया जाएगा,
तो ये खरगोश से किया जाता है। एंटीसिप का प्रयोग किससे प्राप्त किया जाएगा? तो यह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। एंटीसिप हेमोलाइसिन किससे प्राप्त किया जाएगा? तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगर एग्जाम में भी पूछ दे कि एंटीसिप का प्रयोग किस जानवर से किया जाता है, तो एंटीसिप का हेमोलाइसिन का प्रयोग ये खरगोश से प्राप्त किया जाएगा। और ये किस से प्राप्त किया जाएगा? तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए किसी खरगोश में हर तीसरे दिन पूर्व रक्त की क्या होगा? तो एक दूसरे से तीसरे दिन क्या करना चाहिए? तो हर खरगोश के तीसरे दिन पूर्व रक्त का इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन 5 लगाना चाहिए। कितने लगाना चाहिए हर दिन? तो 5 क्यूटेनियस लगाना चाहिए। 5 इंट्राक्यूटेनियस लगाना चाहिए। किससे प्राप्त करने के लिए? तो ये खरगोश से प्राप्त करने के लिए कौन इंजेक्शन लगाना चाहिए? तो 5 ml का इंट्राक्यूटेनियस लगाना चाहिए। तो ये किस में? तो ये खरगोश से प्राप्त करने के लिए किसी खरगोश में हर दिन पूर्व रक्त में इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो 0.5, 1.1 और 1.5 और 2.0 के मिली क्रमशः लगाकर बनाया जाता है। और कितने में मिलाया जाएगा? तो ये 0.5 और क्या होगा? तो 1.5, 1.0, 1.5 होगा एवं क्या होगा? तो 2.0 एवं कितना हो जाएगी? तो ये होगा 2.5 मिली का होगा। 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एवं 2.5 के मिली का क्या करना चाहिए? तो ये क्रमशः लगाकर बनाया जाता है। इतना लगाकर क्या किया जाएगा? तो खरगोश से ये प्राप्त किया जाएगा, इंजेक्शन लगाकर प्राप्त किया जाएगा। तो 12वें तथा 15वें दिन, 12वें और क्या है कि 12वें और 15 दिन, 12वें और 15 दिन के बाद क्या करना चाहिए? तो 12वें और 15 दिन 0.01 मैग्नीशियम सल्फेट और 0.01 क्या करना चाहिए? तो ये 12वें दिन, 12वें एवं 15वें दिन में 0.01 गुने मैग्नीशियम का, किसका? तो मैग्नीशियम का प्रयोग करना चाहिए। मैग्नीशियम का ये इंजेक्शन लगाने के बाद 12 से 15वें दिन का 0.01 मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्या है? तो सल्फेट और क्या होगा? तो नॉर्मल सलाइन का, और किसका? तो नॉर्मल सलाइन का, नॉर्मल सलाइन में 20% भेड़ का, 20% किसका? तो भेड़ की कोशिकाओं का सॉल्यूशन लेना चाहिए। भेड़ की कोशिकाओं का क्या करना चाहिए? तो सॉल्यूशन लेना चाहिए। सॉल्यूशन भेड़ के कोशिकाओं का लेना चाहिए। भेड़ की कोशिकाओं का क्या करना चाहिए? तो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन जो बनाया जाता है वह तैयार किया हुआ केमिकल को इंट्रावेनस इंजेक्शन द्वारा लगाया जाएगा। किसके द्वारा? तो ये कोशिकाओं का सॉल्यूशन इंट्रावेनस द्वारा लगाया जाएगा। भेन के द्वारा लगाया जाएगा। किसके द्वारा? तो भेन के द्वारा लगाया जाएगा। भेड़ की कोशिकाओं का सॉल्यूशन किसके द्वारा? तो इंट्रावेनस, भेन के द्वारा लगाया जाएगा। तो यदि टाइटर अधिक नहीं हो तो ऐसे टाइट्रोवेनी दिया जाएगा। अगर टाइटर नहीं है तो क्या करना चाहिए? इंट्रावेनसलरी देना चाहिए। टाइटर नहीं होगा तो किस में देना चाहिए? भेन में देना चाहिए। अगर क्या है कि टाइटर नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो इसको भेन में देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो भेन में देना चाहिए। किसका? तो ये सॉल्यूशन को इंट्रावेन के द्वारा ही टाइटर को भेन में
देना चाहिए। किसका? तो ये क्या है कि भेड़ की कोशिकाओं का सॉल्यूशन को भेड़ में देना चाहिए। टाइटर नहीं होने पर भेड़ में देना चाहिए। तो जांच विधि, अब जांच कैसे होगा? तो ये जांच प्रोसेस द्वारा बताया जाएगा। तो जांच करने पर क्या होगा? जांच विधि द्वारा भेड़ का लिया जाए, भेड़ में जो दिया गया है सॉल्यूशन, तो उसको अब क्या करना चाहिए? तो ये जांच कैसे होगा? तो जांच विधि, अब जांच विधि द्वारा क्या करना है? तो जानना है। क्या करना है? जांच विधि द्वारा जानना है। टेस्ट प्रोसेस के द्वारा जानना है। तो प्रोसेस करना है, इसमें क्या होगा? तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? तो 2 टेस्ट ट्यूब लेना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? तो 2 टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। 2 क्या किया जाएगा? तो टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। तो ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब होगा। 2 टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? तो ऐसे ही क्या करना होगा? तो इनमें निम्नलिखित उपरोक्त अभिकर्मों का मिश्रित करना होगा। और निम्नलिखित किसका? तो केमिकल का, अभिकर्मकों का। ये जो केमिकल डालकर जो जांच किया जाएगा, तो उसका लेकर इसको मिश्रित करके बनाना है। तो ट्यूब 1 में क्या करना होगा? तो रोगी का सीरम, इस ट्यूब 1 में क्या लिया जाएगा? तो रोगी का सीरम लिया जाएगा। टेस्ट ट्यूब 1 में क्या किया जाएगा? तो रोगी का इसमें सीरम डाला जाएगा। रोगी का क्या किया जाएगा? तो सीरम डाला जाएगा। तो इसमें रोगी का क्या किया? फर्स्ट में तो सीरम डाला, और ये 1/5 आयतन होगा। ये क्या होगा? तो 1/5 आयतन का होगा। ये कितना आयतन का होगा? तो 1/5 आयतन वाला होगा। और दूसरा नंबर क्या है? तो सैलाइन का 1 आयतन। सैलाइन का क्या होगा? तो 1 आयतन। इसमें किसका? तो सैलाइन का। सैलाइन जो बोतल होती है उसका 1 आयतन लिया जाएगा। 1 आयतन लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट सेरम। अब इसमें क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट सेरम, इसमें कॉम्प्लीमेंट सेरम डाला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सेरम डाला जाएगा। तो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट सेरम कितना? तो 1 आयतन का। कितना का? तो 1 आयतन का डाला जाता है कॉम्प्लीमेंट में। ट्यूब नंबर 2 में, अब ट्यूब नंबर ये 2 है। टेस्ट ट्यूब 2 नंबर में अब क्या किया जाएगा? तो टेस्ट ट्यूब 2 नंबर में भी क्या किया जाएगा? तो रोगी का सीरम कितना डाला जाएगा? तो 1/5 आयतन डाला जाएगा रोगी का सीरम। अब उसके बाद क्या होगा? तो सैलाइन का, इसमें भी सैलाइन कितना डालना पड़ेगा? तो रोगी का इसमें भी सैलाइन कितना? तो 1 आयतन डाला होगा। सैलाइन 1 आयतन में डालना होगा। और उसके बाद क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट भी इसमें डालना होगा। इसमें भी कितना? तो 1 आयतन कॉम्प्लीमेंट डालना होगा। कॉम्प्लीमेंट 1 आयतन डालना पड़ेगा इसमें। दूसरा टेस्ट ट्यूब में कॉम्प्लीमेंट भी कितना? तो 1 आयतन और 1 आयतन, ये और 1/5 आयतन इसमें सेरम। किसमें? तो दूसरा टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा। और एंटीजन, और इसमें क्या डाला जाएगा? तो एंटीजन भी 1 आयतन डाला जाएगा। और इसमें एंटीजन का कितना डाला जाएगा? तो 1 आयतन एंटीजन का डाला जाएगा। 1 आयतन एंटीजन का। इसमें भी एंटीजन 1 आयतन का डाला जाएगा। तो उपरोक्त दोनों ट्यूबों को रैंक बहुत अच्छी तरह से हिला ले। और दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करना पड़ेगा? तो ये दोनों टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से हिलाना होगा। अच्छी तरह से क्या होगा? तो हिलाना पड़ेगा। हिलाया। ये दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे कि अच्छी तरह से दोनों में केमिकल डालने के बाद क्या कर लेंगे? तो दोनों टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से
हिलाएंगे। हिलाने के बाद क्या होगा, और उसे 1 घंटे के लिए 37 डिग्री के तापमान पर जल को ठंडा होने पर रख दे। और इसको कितना डिग्री, तो इस जल को 37 डिग्री के तापमान पर जल को क्या करना चाहिए, तो ये में वाटर डाला हुआ है, इसको क्या करना चाहिए, तो ये 37 डिग्री के तापमान पर इसको ठंडा कर लेना चाहिए। 37 डिग्री तापमान पर क्या करना पड़ेगा, तो ठंडा कर लेना चाहिए। तो ठंडा करने के बाद क्या होगा, तो इसके बाद एक आयतन भेड़ की कोशिकाओं को दोनों ट्यूब मिलाकर रैंक को हिलाए। और इस दोनों रैंक में क्या करना चाहिए, तो 1 ml भेड़ का रैंक डालना चाहिए। दोनों टेस्ट ट्यूब में हिलाने के बाद इसमें क्या करना चाहिए, तो भेड़ का रैंक डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो भेड़ का रैंक डालना चाहिए। दोनों को टेस्ट ट्यूब को हिलाने के बाद इसमें भेड़ का रंग डालना चाहिए। इसके 37 डिग्री तापमान पर ठंडा करने के बाद इसको भेड़ की रंग को डालना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, तो ट्यूबों को मिलाकर रंग को हिलाए। और इसको मिला रखने के बाद ठंडा करने के बाद क्या करना होगा, फिर इसको हिलाना पड़ेगा। इसको हिलाना पड़ेगा। तो हिलाने के बाद क्या होगा, तो ये इसे 30 मिनट के लिए जल में रख दे। और इसको 30 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेस्ट ट्यूब को जल में रख देना होगा। इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना चाहिए, तो इसको ये जल है, इस जल में इसको क्या करना चाहिए, तो इसको टेस्ट ट्यूब को रख देना चाहिए। क्या करने के लिए, तो ठंडा करने के लिए रख देना चाहिए जल में। जल में ठंडा जल में ठंडा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसको रख देना चाहिए। कितने देर के लिए, तो 30 मिनट के लिए जल में रख दे। इसको टेस्ट ट्यूब को 30 मिनट के लिए जल में क्या करना चाहिए, तो रख देना चाहिए। तो इसके बाद क्या होगा कि परिणाम क्या होगा, तो परिणाम नेगेटिव तथा पॉजिटिव परिणामों को इस प्रकार क्या करेंगे। ये परिणाम नेगेटिव होने पर क्या होगा, तो ये परिणाम क्या होगा कि नेगेटिव हो जाने पर क्या होगा इसका परिणाम, तो नेगेटिव होने पर क्या होगा, तो दोनों ट्यूब में पूर्ण अपघटन नेगेटिव होगा। दोनों ट्यूब में क्या होगा, पूर्ण अपघटन होगा। दोनों ट्यूबों में पूर्ण रक्त का क्या होगा, दोनों ट्यूब में क्या होगा, तो पूर्ण रक्त में अपघटन होगा। किस में, तो ब्लड में अपघटन होगा। रक्त मतलब कलर में चेंज होगा, तो दोनों में क्या होगा, रक्त में पूर्ण अपघटन होगा। दोनों में क्या हो जाएगा, नेगेटिव होने पर परिणाम, तो पूर्ण रक्त में अपघटन होगा पहला नंबर। और दूसरा ट्यूब में क्या होगा, ये दोनों ट्यूब में होगा। ये दोनों ट्यूब में नेगेटिव होने पर, दोनों ट्यूब में नेगेटिव होने पर अब क्या है, तो दूसरी ट्यूब में कोई रक्त अपघटन नहीं है। और ये जो दूसरी ट्यूब है इसमें कोई रक्त में अपघटन नहीं है। ये जो दूसरा ट्यूब है ये क्या है, दूसरी ट्यूब में कोई रक्त में अपघटन नहीं होगा। दूसरी ट्यूब में क्या होगा, तो रक्त में कोई अपघटन नहीं होगा। दूसरी ट्यूब में क्या होगा कि रक्त में, ये दूसरी ट्यूब में रक्त में कोई अपघटन नहीं होगा। और पहली ट्यूब में पूर्ण रक्त अपघटन पॉजिटिव हो जाएगा। और पहली ट्यूब में क्या होगा, तो रक्त में पूर्ण अपघटन होगा, पॉजिटिव होगा। ये पहली टेस्ट ट्यूब में, किस में, तो पहली टेस्ट ट्यूब में होगा पूर्ण रक्त अपघटन होगा। पूर्ण रक्त में क्या होगा, तो अपघटन होगा, पहली टेस्ट ट्यूब में होगा।
पहली टेस्ट ट्यूब में पूर्ण रक्त में अपघटन होगा, दूसरी ट्यूब में आंशिक रक्त अपघटन होगा, और दूसरी में क्या होगा, तो दूसरी में आंशिक रक्त अपघटन होगा, आंशिक, और दूसरी में क्या होगा, तो आंशिक अपघटन होगा, और पहली ट्यूब में पूर्ण अपघटन पॉजिटिव होगा। पहली में क्या होगा, तो पूर्ण पॉजिटिव होगा।